हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज हम भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण यानी कि इंडियन रेनेसां का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी किसे कहा जाता है? थोड़ा सा के लिए ना नाम चेंज होता है ना, तो आपको गोपाल कृष्ण भी गोपाल कृष्ण गोखले और गोपाल हरि देशमुख में पता होना चाहिए कि गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता था। ठीक है, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख 1823 से 92 में रहे। उन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के भी सदस्य रहे। ये महान समाज सुधारक तथा बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने हाँ बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने तथा देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने तथा पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने स्त्री आंदोलन का समर्थन करते हुए स्त्री शिक्षा के प्रसार का पक्ष लिया था। ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित जी ने किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान नेतृत्व विष्णु परशुराम पंडित जी ने किया था। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। डेट्स को बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, हमने 1829 पढ़ा है सती प्रथा को। सती प्रथा का अंत हुआ था किसके प्रयासों से अंत हुआ था? राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से। ठीक है, और क्या बोलते हैं फिर इसके ठीक 100 साल बाद 1929 को याद रखने शारदा एक्ट आया था। ठीक है, ये भी जो एज कंसेंट एज एक होनी चाहिए, मतलब एक एज होनी चाहिए शादी करने की बच्चों की। ठीक है, तो शारदा एक्ट के माध्यम से उसी एज को डिसाइड किया गया था। 1829 सती प्रथा है। 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की गई थी। साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन हेतु आंदोलन चलाया था इन्होंने। ठीक है, बी एम मालाबारी बाल विवाह की प्रथा को वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध हैं। बी एम मालाबारी, इनका नाम बहुत ही फेमस है। ठीक है, बाल विवाह की प्रथा जो थी उन्हें समाप्त करने में इन्होंने समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? भरामजी एम मालाबारी, बी एम मालाबारी थे। ठीक है, इन्होंने किस पर काम किया था? इन्होंने बाल विवाह प्रथा पर काम किया था, बाल विवाह। और जो यहाँ पे जितने भी और सभी यहाँ पे पारसी ही हैं, लेकिन हमको ध्यान देना है कि सब यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपतियों का नाम है ऊपर में। और जो बी एम मालाबारी है, इन्होंने बाल विवाह की प्रथा को समाज से हटाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बी एम मालाबारी थे। इनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 में हुआ था। 1853 में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। देखिए, सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण इन सबको पढ़ना जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो पहला यही तर्क है कि एग्जाम में आता है। दूसरा है कि अगर इनके बिना आपको आजादी मिल भी जाती अंग्रेजों से, तो शायद वो गुलामी के बराबर ही रहती। ठीक है, का संपादन किया। 1891 का सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में सबसे पहले किसी ने बताया था कि नहीं, बच्चों का जो एज है शादी करने का वो मतलब एक उम्र के बाद होना चाहिए। ठीक है, पहले 12 रखा गया, फिर 18, फिर 14 रखा गया, फिर 18 रखा गया, अब 21 कर दिया गया है लड़कियों का एज। नहीं तो पहले ना 5 साल 10 साल इसमें शादी कर देते थे, फिर 1-2 साल में गौना करा के ले जाते थे।
ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था, 1891 में। इसमें जो आयु रखी गई थी वो 12 वर्ष रखी गई थी लड़कियों की आयु। महात्मा ज्योतिबा फुले किस संगठन की स्थापना की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की। नारी के उत्थान में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो ज्योतिबा फुले जी ने किया था, ठीक है। अब देखते हैं हम सत्यशोधक समाज के बारे में। मैंने आपसे कहा है कि ये क्लास में क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट, या फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगर आप एक्सप्लेनेशन को ठीक से पढ़ोगे ना तो फिर आपका जितना भी पुनर्जागरण वाला चैप्टर है वो सारा कवर कराया हुआ है इसमें। कुछ जो छूट जाएगा कोई टॉपिक तो उसको आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको अलग से ही आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। अलग से वीडियो बना के पढ़ा दूंगी। सत्यशोधक समाज स्थापना कब हुई थी? 1873 में बंबई में हुई थी, ठीक है। संस्थापक थे इसके ज्योतिबा फुले, और इसका उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना। इन्हीं के समर्थक में एक ऐसा वर्ग था जिसने ब्राह्मणों एवं वैश्यों के विरोध में सर्वप्रथम बहुजन समाज के हितों की बात की थी। अब देखते हैं ज्योतिबा फुले जी के बारे में। ज्योतिबा फुले 24 सितंबर 1873 को गठित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य यह था कि पिछड़ी जातियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग करना तथा उन्हें शिक्षित करना। इनके संस्थापक ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम ब्राह्मण विरोधी आंदोलन शुरू किए। उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 में, ठीक है। ज्योतिबा समाज ब्राह्मणवादी, हाँ, ज्योतिबा समाज ब्राह्मणवाद का विरोध था, ठीक है। ज्योतिबा जो थे वो ब्राह्मणवाद के विरोध में थे। इन्हें पिछड़ी जाति के लोगों को संगठित किया, उन्हें ब्राह्मणों के अनुचित व्यवहार और उनकी श्रेष्ठता का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। पहले लोगों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि विधवाओं का जीवन एकदम ही निर्मम अलग ही बना दिया जाता था, ठीक है। उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे, जीवन भर कोरी साड़ी पहनी जाती थी, उन्हें ज्यादा मंदिर आने जाने का भी परमिशन नहीं था, कहीं घूमने फिरने का भी परमिशन नहीं था, और ये सब में सबसे सती प्रथा का चलन था, बाल प्रथा का चलन था। लेकिन समाज की समस्या ये भी थी कि बहुतों को पता ही नहीं था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है उनके साथ, ठीक है। पता ही नहीं था कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो उन्हें इस बात के लिए जागृत भी करना पड़ा था ज्योतिबा को। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी लिखी थी। गुलामगिरी जो इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक रही, 1872 में सार्वजनिक सत्य धर्म जैसे पुस्तकों की रचना की थी। 1920 से 30 के मध्य केशव राय जेठे और दिनकर राव ने समाज में पूना में नेतृत्व प्रदान किया। उनके नेतृत्व के कारण ही समाज अंग्रेजी राज्य और सत्यशोधक समाज, ठीक है। तो 1920 से 30 का जो काल रहा तो केशव राय जेठे और दिनकर राव ये दो लोग थे। इन्होंने पूना में जो सत्यशोधक समाज को नेतृत्व प्रदान किया था, ठीक है। उन्हीं के समाज से, उन्हीं के नेतृत्व से फिर ये आगे बढ़ा, और ये जो था सत्यशोधक समाज ये कांग्रेस के भी विरोध में रहता था, ठीक है। पिछड़े वर्गों के उत्थान का मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो पिछड़े वर्गों के उत्थान का मुख्य कार्यक्रम क्या था? सत्यशोधक समाज। अभी हमने वही पढ़ा था। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, तो सत्यशोधक समाज ने किसने संगठित किया? महाराष्ट्र में था पहले। तो हमें देखिए जहां पे आपको पता होना चाहिए सत्यशोधक समाज अगर ज्योतिबा फुले जी से रिलेटेड है तो ज्योतिबा फुले नाम से ही मराठी लग रहा है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, और विधवा मतलब जितने भी सामाजिक कुरीतियां थी इन्हें दूर करना ही सत्यशोधक समाज का सबसे परम लक्ष्य था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर, नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज से महादेव गोविंद रानडे का नाम जुड़ता है, लेकिन वो उसके संस्थापक नहीं रहे, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इनके सहयोगी महादेव गोविंद रानडे व चंद्रवरकर ने, ठीक है, चंद्रवरकर राव ने।
1867 में बंबई में प्रार्थना समाज किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना का उद्देश्य जाति प्रथा विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह कराना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना आदि था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? महादेव गोविंद रानडे थे। ठीक है, महादेव गोविंद रानडे के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1842 को महाराष्ट्र प्रांत के एक ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये एनफिस्टन कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक नियुक्त हुए थे। 1864 में केशव चंद्र सेन ने मुंबई की यात्रा की। उनकी प्रेरणा पाकर मार्च 1867 में महादेव गोविंद रानडे ने मुंबई में प्रार्थना समाज के सुधार कार्यों में गति प्रदान की। 1871 में ये ब्रिटिश सरकार की ओर से पुणे में डिप्टी जज बनाए गए। इनके साथ ही ये समाज सुधार कार्यों में लग गए। रानडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। आगे जाके शिक्षा सुधार में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो आपको यही पकड़ के रखना है। महादेव गोविंद रानडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। 1893 में मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी बने। रानडे कांग्रेस के भी सक्रिय सदस्य रहे और फरवरी 1901 को इनका निधन हो गया। अब देखते हैं देव समाज के संस्थापक कौन थे। तो देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज को याद रखना है आपको। देव समाज में तीन ही चार चीजें पूछी जाती हैं। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, देव समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 हुई थी। शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ठीक है, ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नाम के एक पुस्तक में संकलित किया। इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया। 1913 के बाद शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा अपने द्वितीय पुत्र देवानंद को आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त करने के बाद इस आंदोलन को की जो सार्वजनिक लोकप्रियता थी वो समाप्त हो गई थी। क्यों? क्योंकि वंशवाद आ गया था। बाल प्रथा को नियंत्रित करने में 1872 का सिविल मैरिज एक्ट, देखिए एज ऑफ कंसेंट कब डिसाइड किया गया था? 1891 में। और उससे भी पहले 1872 में न्यूनतम उम्र रखी गई थी 14 वर्ष। ठीक है, लड़कियों की 1872 में न्यूनतम उम्र डिसाइड की गई थी 14 वर्ष। 1872 में कानून के द्वारा, जिसे नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट कहते हैं, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया था। और ये किसने किया था? BM मालाबारी ने। फिर इनके बाद 1891 में इसमें 14 वर्ष की कम आयु की, मतलब देखिए पहले 1872 में क्या था, यहीं पर बता दे रही हूँ थोड़ा सा। हाँ, 1872 में थोड़ा उल्टा चलेंगे ना हम। 14 वर्ष था, 14 वर्ष किया गया था नेटिव मैरिज एक्ट में। फिर 1891 में BM, इसे नहीं मानते थे लोग। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट आ गया था पर नहीं मान रहे थे लोग, आम जनता ही नहीं मानती थी। तो राजा महाराजा भी नहीं मानते थे। यहाँ तक कि केशव चंद्र सेन जी की खुद की बेटी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। तो जो नहीं मान रहे थे लोग। ठीक है, फिर 1891 में जो BM मालाबारी थे उन्होंने इसकी आयु, चलो 14 में नहीं करा सकते तो 12 में मत कराओ। 12 या 12 से नीचे की उम्र की किसी भी कन्या का विवाह कराना वर्जित कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसे ही सम्मति आयु अधिनियम 1892 कहा गया। ठीक है, और बाल गंगाधर ने इसका विरोध किया था। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? तो शारदा अधिनियम के अंतर्गत, अब शारदा एक्ट कब आया था? शारदा एक्ट आया था 1929 में। ठीक है, 1929 में आया था। 14 वर्ष और 18 वर्ष की गई थी। और ये किसके द्वारा आया था? प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से आया था। ठीक है, बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था, उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का नाम शारदा एक्ट रखा गया था। 18 वर्ष लड़कियों, 14 वर्ष लड़कियों की और 18 वर्ष लड़कों की आयु। तो शारदा एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है शारदा एक्ट? बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी और मैडम HP ब्लावेत्स्की ने की थी।
गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे? तो ये कब किए थे? 1905 में बनारस अधिवेशन के बाद किए थे। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? मैंने आपको बताया था कि वो है जो खुद नारी नहीं है पर नारियों के साथ होने वाले अत्याचारों को इन्होंने जाना था। ठीक है। ज्योतिबा फुले। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। दार उल उलूम इसे ही देवबंद कहा गया था। ठीक है। देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी दारुल उलूम की स्थापना 1866 में किए थे। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष चलाया गया था? तो किस वर्ष चलाया गया था यूपी में? ये 1866 को चलाया गया था। फिर आता है 1924 में बंगाल के तारकेश्वर आंदोलन में निम्न में से किसके विरुद्ध था? जो तारकेश्वर आंदोलन था वो किसके विरुद्ध था? राजनैतिक नेताओं की गिरफ्तारी, हिंसा, मंदिरों में भ्रष्टाचार। तो ये जो था तारकेश्वर आंदोलन, ये मेन मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। ठीक है। वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर में भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। महंत एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन का दुरुपयोग जैसे आरोप लगे थे। पहले जो बड़े बड़े मंदिर होते थे ना, उनके पुजारी कुछ कुछ एक तो भ्रम फैला देते थे समाज में। ठीक है। जिनकी एक्स्ट्रा बेटी हुई वो मंदिर में दे दो, वो मतलब वो क्या हो जाएंगे? वो भगवान की पुत्रियां हो जाएंगी। ठीक है। तो ऐसे ही करते करते ना इन्हीं सब प्रथाओं के कारण कहीं ना कहीं देवदासी प्रथा का चलन शुरू भी किया गया था। ठीक है। तो यही तारकेश्वर मंदिर था बंगाल में। तो उसी के जो महंत थे वो औरतों के साथ अवैध संबंध बनाते थे और मंदिर के धन का दुरुपयोग करते थे। ठीक है। इसीलिए तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। अब देखते हैं हाली पद्धति किससे संबंधित है। तो हाली पद्धति किससे संबंधित है? ये बंधुआ मजदूर से संबंधित है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। हाली पद्धति में बंधुआ मजदूर तथा बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। तो आज की जो एमसीक्यू सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अगले एमसीक्यू सेशन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।